हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 886। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 886 को। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए समझाया कि यही असली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक कदम पीछे हटकर 2 कदम आगे बढ़ना। अगर वे उसकी जान बचाने के तुरंत बाद उसे अपने घर में शरण दे देते तो उसके पीछे छिपी कोई भी ताकत तुरंत उन पर शक करने लगती। उन्हें लगता कि दोनों फ्लाइंग क्लाउड मैनर के डीप कवर स्पाइज हैं जो उसे और उसके साथियों को बाहर निकालने के लिए जाल बिछा रहे हैं, लेकिन उसे डरे हुए अपनी जान बचाने वाले आम कल्टीवेटर की तरह घर से निकालकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि उसकी मदद करना सिर्फ एक संयोग था। जैसे जैसे शहर के गार्ड्स अपनी पकड़ और सख्त करेंगे, लड़की के पीछे मौजूद ताकतें और ज्यादा मजबूर होती जाएंगी। आखिरकार वे जुओ फैन और गुसांतोंग को भोले भाले, आसानी से इस्तेमाल किए जा सकने वाले मोहरों की तरह देखेंगे और उनसे पनाह लेने की कोशिश करेंगे, और जिस पल वे उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे उसी पल पूरा खेल उलट जाएगा। अब शतरंज की पूरी बिसात पर नियंत्रण जुओ फैन के हाथ में होगा और किसी को उन पर जरा सा भी शक नहीं होगा। गुसांतोंग ने गहरी प्रशंसा के साथ सिर हिलाया। अब वह पूरी तरह समझ चुका था कि उसके पिता की यह बेरहमी दरअसल कितनी शानदार स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी। यह यकीन हो जाने के बाद कि उनका जाल पूरी तरह बिछ चुका है, जुओ फैन ने सामने का भारी दरवाजा मजबूती से बंद किया और अपने बेटे को लेकर हवेली के पीछे की ओर चल पड़ा। बात बदलते हुए उसने पूछा कि पिछले 3 दिनों से वह आखिर गायब कहाँ रहता था। गुसांटोंग ने ईमानदारी से बताया कि वह पूरे शहर में घूम घूम कर जगहों को देख रहा था, लेकिन लोग उसे सिर्फ एक मासूम बच्चा समझते थे, इसलिए कई जगहों पर उसे अंदर जाने ही नहीं दिया गया। और जैसा जुओ फैन ने पहले ही कहा था, उसने कहीं भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं की। अपने बेटे की बात सुनकर जुओ फैन हल्के से मुस्कुराया और प्यार से कहा कि अगले ही दिन वह खुद उसे पूरा शहर घुमाएगा। उसने कहा कि फिलहाल उन्हें सिर्फ इंतजार करना है, इसलिए आराम से थोड़ा वक्त मजे में बिताने में कोई नुकसान नहीं। अगले 10 दिनों तक पिता और बेटे ने अपनी सारी योजनाएं और चालें एक तरफ रख दी और फ्लाइंग क्लाउड सिटी में शांत छुट्टी का आनंद लिया। दूसरे दिन जुओ फैन गुसांतोंग को शहर की हर मशहूर जगह और भीड़ भाड़ वाले बाजार में घुमाने ले गया, जहां उसने अपने बेटे को दिल खोलकर खेलने दिया। तीसरे दिन दोनों शहर के सबसे बेहतरीन खाने पीने के ठिकानों पर गए, जहां उन्होंने स्थानीय मशहूर व्यंजनों का भरपूर स्वाद लिया और साथ बिताए उन शांत पलों का आनंद उठाया। उन दिनों दोनों पूरी तरह बेफिक्र होकर ऐसे रह रहे थे मानो वे बस एक साधारण और खुशहाल परिवार हों जो सेंट्रल एरिया की खूबसूरती देखने आया हो। लेकिन यह शांत माहौल 10वीं रात तक ही कायम रहा। गुसांटोंग खुशी खुशी उछलता कूदता अपने घर की तरफ लौट रहा था, तभी दोनों अचानक एक साथ रुक गए। उनके घर के ठीक बाहर वही लड़की खड़ी थी जो 10 दिन पहले गुस्से में वहां से चली गई थी, मगर अब उसमें पहले वाला घमंड और आत्मसम्मान बिल्कुल नहीं बचा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरा गहरी थकान से पीला पड़ चुका था और उसकी पूरी हालत बता रही थी कि उसका हौसला टूट चुका है। जैसे ही उसने जुओ फैन और गुसांतोंग को अपनी तरफ आते देखा, वह झिझक गई। उसकी आंखों में शर्म, झेप और असहजता साफ दिखाई दे रही थी। जुओ फैन ने बिना देर किए अपना नाटक शुरू कर दिया। उसने डरने का अभिनय करते हुए कांपती आवाज में पूछा कि वह दोबारा उनके घर क्यों आई है। अपनी मजबूरी से शर्मिंदा लड़की ने कांपते हाथों से अपनी जेड स्वॉर्ड निकाल ली और उसे जुओ फैन की तरफ तानते हुए धीमी आवाज में चिल्लाई कि वह अपनी आवाज नीचे रखे। खुद को डरावना दिखाने की कोशिश करते हुए उसने बड़ी मुश्किल से धमकी दी कि अगर उन्होंने दोबारा उसे बाहर निकालने या गार्ड्स को बुलाने की कोशिश की तो वह दोनों की जान ले लेगी। उसने साफ कह दिया कि अब से वह यहीं उनके साथ रहेगी, चाहे उन्हें पसंद हो या नहीं। उसकी दयनीय हालत देखकर पिता और बेटे मन ही मन उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि एक इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर का इस तरह किसी के घर पर जबरन कब्जा करने वाली अपराधी की तरह व्यवहार करना कितना हास्यास्पद था। जुओ फैन ने गहरी और बेबस सी आह भरने का अभिनय किया और उससे कहा कि पहले अपनी सोड नीचे रखे और चिल्लाना बंद करे। उसने शांत स्वर में कहा कि जब उनकी जान पूरी तरह उसके हाथ में है तो जाहिर है वे उसकी बात मानने के अलावा कर भी कह सकते हैं। लेकिन अगले ही पल उसने ताना मारते हुए पूछा कि 10 दिन पहले वाली वह घमंडी और खुद को सबसे ऊंचा समझने वाली यंग लेडी आखिर कहाँ गायब हो गई। उसने व्यंग्य से कहा कि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वही लड़की आज इतनी नीचे गिर जाएगी कि किसी और के घर में जबरदस्ती घुसकर रहने लगे। उसकी यह बात लड़की के दिल की सबसे गहरी चोट पर जा लगी। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आंखें कड़वे आंसुओं से भर गईं। वह गुस्से और बेबसी में फट पड़ी। उसने चीख कर पूछा कि आखिर उसे ठंडी रात में घर से बाहर निकालने के बाद अब वही इंसान उस पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। आखिरकार उसका सब्र टूट गया। वह रोते हुए पिछले 10 दिनों का अपना दर्द सुनाने लगी। उसने बताया कि कैसे उसे अंधेरी गलियों में एक शिकार बने चूहे की तरह छिप छिप कर घूमना पड़ा। हर गुजरने वाला इंसान उसे भेष बदला हुआ गार्ड लगता था। वह किसी टैवर्न में कमरा नहीं ले सकती थी, कहीं भी सुरक्षित ठिकाना नहीं मिला
और हर पल डर के साए में पूरे विशाल शहर में भागती फिरती रही। फ्लाइंग क्लाउड सिटी इतना बड़ा होने के बावजूद उसके लिए कहीं भी छिपने की जगह नहीं थी। आखिर अपनी जान बचाने के लिए उसके पास जुओं फैन के घर लौटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। खुद को हालात की सबसे बड़ी शिकार समझते हुए वह उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस तकलीफ का एक एक पल, उसकी आंखों से गिरने वाला हर आंसू शुरुआत से ही जुओं फैन की सोची समझी योजना का हिस्सा था। और अगले ही पल जुओं फैन ने अंदर की ओर इशारा करते हुए हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ उसे याद दिलाया कि यह जगह एक बार फिर उसकी ही है। लड़की ने हल्की शर्मिंदगी में अपनी नाक सिकोड़ ली और गहरी अनकही कृतज्ञता से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। जुओं फैन ने बड़े नाटकीय अंदाज में उसे अंदर आने का इशारा किया और फिर मुड़कर शांत कोर्टयार्ड की ओर चल पड़ा। उसकी दूर जाती हुई पीठ को देखते हुए लड़की खुद को रोक नहीं सकी और उसे आवाज देकर बोली कि पिछले कुछ दिनों में उसने उसे और उसके छोटे बेटे को शहर में खुशी खुशी घूमते हुए देखा था। जुओं फैन अपने कदमों पर रुक गया, भौहें सिकोड़कर कंधे के ऊपर से उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या अपने ही बेटे को शहर घुमाने में कोई परेशानी है। लड़की ने कहा कि अपने बेटे के लिए उसका प्यार साफ दिखाई देता है। पिछले 10 दिनों में जिसने भी उन दोनों को देखा होगा वह उनके बीच के गहरे और अटूट रिश्ते को आसानी से समझ सकता था। जुओं फैन ने लापरवाही से जवाब दिया कि किसी भी पिता के लिए अपने बच्चे से ऐसा लगाव होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन लड़की यहीं नहीं रुकी। उसने उसके पहले कहे गए शब्दों पर संदेह जताते हुए कहा कि जो इंसान अपने बेटे से इतना गहरा प्यार करता हो वह अपनी पत्नी को बेरहमी से छोड़ देने वाला निर्दयी इंसान कैसे हो सकता है। जुओं फैन ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ लीं और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने बेरुखी से कहा कि एक आदमी की पिता होने की जिम्मेदारियां और किसी औरत के लिए उसकी भावनाएं दो बिल्कुल अलग बातें होती हैं। फिर उसने तंज कसते हुए उसकी मासूम और अनुभवहीन सोच का मजाक उड़ाया, मानो उसे बड़े लोगों के रिश्तों की कोई समझ ही न हो। आंखें घुमाते हुए वह फिर मुड़ा और आगे बढ़ गया। लड़की उसके तिरस्कार भरे रवैये से नाराजिश तो हुई, लेकिन उसके अजीब व्यवहार और पल भर में बदलते मूड ने उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ा दी। उसकी ठंडी और अप्रत्याशित बाहरी छवि के पीछे उसे महसूस हुआ कि यह आदमी अनगिनत राजस अपने सीने में दबाए हुए है। अपने कमरे में जाने के बजाय उसकी उत्सुकता उस पर हावी हो गई और वह चुपचाप उसके पीछे पीछे एस्टेट के पिछले हिस्से की ओर चल पड़ी। रात का आसमान चमकते हुए चांद और अनगिनत टिमटिमाते सितारों से जगमगा रहा था। शांत बैकयार्ड में गुसांटोंग एक छोटे से पत्थर के बने मेज के पास बैठा पूरी तल्लीनता से अपने साधारण लकड़ी के खिलौने के साथ खेल रहा था। भले ही वह 300 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहने वाली एक बेहद शक्तिशाली हस्ती था, लेकिन उसके भीतर का मासूम बच्चा अब भी पूरी तरह सच्चा था। पिछले कुछ दिनों से वह जुओं फैन के साथ हर तरह की साजिशों और झंझटों से दूर बेफिक्र पल बिता रहा था। इतने लंबे समय बाद उसे पहली बार एक पिता का स्नेह महसूस हुआ था और उसी अपनापन की गर्माहट में डूबकर वह अपने दिल के सबसे गहरे कोने में छिपे मासूम बच्चे को खुलकर जी रहा था। उसकी यह शांत घड़ी तब टूट गई जब वह लड़की बैकयार्ड में आ पहुंची। गुसांटोंग ने झुंझलाकर भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन उसे जुओं फैन की सख्त हिदायत याद थी कि उसे हमेशा एक साधारण और अनजान बच्चे का नाटक बनाए रखना है। इसलिए वह बिना कुछ जताए अपने खिलौने से खेलता रहा। लड़की उसके पास आई और हल्की स्नेह भरी मुस्कान के साथ खिलौने की तारीफ करते हुए पूछने लगी कि क्या यह उसके पिता ने उसके लिए खरीदा है। गुसांटोंग ने मुश्किल से उसकी तरफ देखा और ठंडे बेरुखे लहजे में जवाब दिया कि अगर कोई काम है तो जल्दी बताओ, वरना वापस जाकर सो जाओ। उसकी बात सुनकर लड़की अवाक रह गई। एक छोटे बच्चे के मुंह से इतनी तीखी बेरुखी की उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने मुश्किल से अपना गुस्सा दबाया और खुद को यह समझाते हुए कि यह सब उसके निर्दयी पिता का असर है, जबरदस्ती मुस्कुराकर उसे इतनी बदतमीजी से बात न करने की नसीहत दी। लेकिन गुसांटोंग को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उसने उल्टा पलटकर पूछा कि वह उस औरत के साथ अच्छा व्यवहार क्यों करे जिसने पहले उन दोनों पर स्वॉर्ड तान दिया था। ऑलराइट गाइस, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें। बाय बाय, टेक केयर।